देखो उसी के बारे में फर्दर आगे बढ़ते हुए देखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए हमारे पास होता है ऑफ गो प्रिंसिपल। मैंने क्या वर्ड बोला अभी? सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए एलएस कपलिंग। इसी कपलिंग के बारे में पढ़ते हुए सबसे पहले आपको किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे है। अगर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट पता होगी तो ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में है, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, और उस ऑर्बिट के घूमने के अकॉर्डिंग ही आप उसकी एल और एस की वैल्यू को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक प्रिंसिपल होता है, उसका नाम है ऑफ बो प्रिंसिपल। सॉरी, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी शेल्स के अंदर कैसे भरे हुए हैं इन वेरियस एनर्जी लेवल्स, या फिर आप उसको शेल्स बोल सकते हैं कि वो शेल्स में एनर्जी लेवल्स में कैसे भरे हुए हैं। जैसे जैसे ये प्रिंसिपल बताएगा उसी के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले देखते हैं n = 1 में। अगर n = 1 में तो वहां पे केवल एक ही शेल होगी, दैट इज 1s। उसके बाद बात करते हैं n = 2 की, उसके अंदर दो शेल आ जाएंगे आपके पास 2s 2p। n = 3, ये मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको, इस तरीके से आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा। क्रैम करने की बजाय आप जस्ट लिखिए और उसके बाद आप एनर्जी लेवल आसानी से निकाल पाएंगे। 3s 3p 3d। अगर n = 4 हो, मतलब आपका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे खड़े हुए मतलब उसमें n = 4 में 4s 4p 4d 4f, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले कौन सा आया? s, देन p, फिर d, फिर f। s p d f g h, ऐसे ऐसे आपके एनर्जी की शेल्स बढ़ती जाएगी क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो उन इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपको एनर्जी के लेवल्स भी ज़्यादा चाहिए। n = 5 5s 5p 5d 5f 5g, ठीक है। फर्दर n = 6 हो तो कैसे भरे जाएंगे? 6s 6p 6d 6spdf 6g 6h। एक टर्म इंक्लूड n = 7 7s 7p 7d 7g 7spd and so 7f 7g 7h और 7i। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक नंबर के बढ़ने का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो हमारी जो एनर्जी की शेल्स है वो भी फर्दर बढ़ती जाएंगी। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे n = 7 तक ही लिखा है। आप देखो कैसे लिखना है, ऐसे मत भरना कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d, नहीं, ये तरीका नहीं है, इसको तरीका अलग है इसका। ये देखो सबसे पहले 1s लिखा जाएगा, उसके बाद 2s, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ऐसे भरा जाएगा ये। अब देखो इसको लिख के देखते हैं एक बार, हो गया आपका? अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा अगर आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखनी है तो। वन एस, उसके बाद 2s, देन 2p, फिर 3s 3p, 3 की p के बाद उसके बाद 4s आएगा, देन 3d आएगा, 3p के बाद 4s, फिर 3d, 3d के बाद क्या है 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे 4d से, 5s
4d, देन 5p, इस तरह से। यानी कि जैसे आपके एरो चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको एटॉमिक नंबर भरना है। तो इन नंबर्स को आप सीरीज लिखते जाओ, पहले s की लाइन आई, फिर p की आई, फिर d की आई, फिर f, देन g, देन h। जैसे जैसे ये एरो चल रहे हैं उस एरो के हिसाब से आपको अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और ये भी याद रखने में आसानी होगी कि पहले s आएगा, p आएगा, d या f। अगर आप इनको डायरेक्ट याद करते हैं तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आप ऐसे डायग्राम बनाइए उसका और ऐसे एरो से उसके निशान लगा लीजिए। ऐसे एरो के निशान लगाने से आपको जस्ट 2 मिनट लगेंगे पेपर बनाने में भी, ठीक है। अगर आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद ही आप कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म निकाल सकते हैं। अब ये कॉपी में ये टर्म तो नहीं सुनी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होती है, तो बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के बारे में। यहाँ तक आपका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था। 9th या 10th क्लास में आप बस यही पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा n = 1 2 3 4 की इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज होते हैं। जैसे कि इसके अंदर कितने आएंगे, इन शेल्स का नाम होता है k, l, m और n। k शेल में आप पढ़ते हैं 2 8 18 और 32। आप 12th लेवल तक बस इतना ही पढ़ते हैं कि 4 शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये किस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, इन लेवल्स की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। k, l, m, n, o, p ऐसे फर्दर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में आ गए तो आपको पता लगा कि इन एनर्जी लेवल के अंदर भी फर्दर शेल डिवाइड होती हैं और उनका नाम क्या होता है, जैसे k है, l है, m है, n है। तो इस शेल में डिवाइड होते हैं s, p, d, f, g, h, i एंड so on। इनको तो बोलते हैं एनर्जी लेवल्स और इनको बोला जाता है इनके सब एटॉमिक लेवल्स या फिर सब एनर्जी लेवल। इस एनर्जी की लेवल के अंदर भी ये फर्दर शेल्स डिवाइड होती हैं। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये डिसाइड करेंगे कि s में जाएंगे, p में जाएंगे, d में जाएंगे या f में जाएंगे और इन्हीं के ऊपर ही इनकी एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये मत याद रखो कि l, m, n शेल नहीं। अब आप बड़े हो गए तो आपको s, p, d, f, g, h, i इन सभी सब एटॉमिक लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे भी सब एटॉमिक लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। इतना पढ़ने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होना है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखने के बाद हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमारे पास कैसे काम करती है, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म इसको लिखा जाता है 2s+1 Lj। इस पूरी टर्म को आप बोलते हैं कि ये आपके पास कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है जिसमें 2s+1 का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी। देखो, जब भी LS कपलिंग पढ़ेंगे तो आपको इस टर्म को लिखना आना चाहिए। आपको ये दिया जाएगा कि आपके पास कोई शेल है, मान लीजिए 1s2 ऐसे शेल है। इस एटॉमिक नंबर के लिए या फिर ये जो अरेंजमेंट है इसके लिए LS कपलिंग के बारे में बताइए। इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखी जाएगी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखने का तरीका ये है 2s+1 Lj। ऐसा आपको पता क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, J टोटल क्वांटम नंबर। J कैसे बनता है, J = L+s। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि 2s+1 कैसे लिखा जाएगा, L कैसे लिखा जाएगा, J कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तरीका देखते हैं L लिखने का। आपके पास शेल है S, P, D, F, G, H। L की वैल्यू जो लिखनी शुरू होती है वो यहाँ शुरू हो जाती है। S के लिए 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आपकी L की वैल्यू लिखनी शुरू हो जाती है। तो देखो अब आगे करते हैं कि 2s+1 Lj टर्म कैसे लिखी जाएगी। ये टर्म ऐसे लिखी जाएगी, इस पे बेस्ड होगी वुंड नाम के प्रिंसिपल पे। एक प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, क्या नाम है उसका, वुंड प्रिंसिपल। वुंड्स प्रिंसिपल। वुंड प्रिंसिपल की हेल्प से हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि ये टर्म किस एनर्जी पे काम करती है। क्लियर। चलो अब पढ़ते हैं वुंड प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। वुंड प्रिंसिपल का काम क्या काम है, it is used to find the
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जो भी हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखी होगी वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है एनर्जी का। इट इज यूज्ड टू फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स ठीक है। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का तरीका मैंने बताया कैसे लिखी जाती है। 2s+1 Lj, जैसे कि आपके पास देखो ये लिखा हुआ है 3p2, तो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है 2s+1 को, p किसकी वैल्यू बता रहा है L की, और j की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो ये आगे हम एग्जांपल से पढ़ेंगे जब हम प्रिंसिपल पेपर क्लियर करते हैं। s जो है आपके पास वो होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और s की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। s की जो वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो s की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। इस s की वैल्यू होगी s1 - s2 से लेके s1 + s2 तक, ठीक है। और s की वैल्यू पर आपके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकाली जाती है, इस s की वैल्यू निकलती है ऐसे √s s+1 और मान लीजिए आपके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको s1 मान लीजिए, इसको s2 मान लीजिए, और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे s1 s1 s2 s2 + 1 ये h क्या है आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर आपके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्वांटम नंबर पहले की वैल्यू s1 = स्मॉल s1 s1 + 1 s2 की वैल्यू s2 + 1 √h। ऐसे अगर आपके पास मैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात ना करके L की बात करूं, L क्या था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो L यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इस L की वैल्यू भी सेम इस तरह निकालनी है, जैसे कि देखो L की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा L1 - L2 से लेके इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी L1 - L2 से लेके L1 + L2, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो अगर यही आपके पास आपको एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर उसी एटम में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकालेंगे। अगर सिंगल होगा, यहाँ पे कर देती हूँ मैं सोल्व इसको, ताकि आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों की वैल्यू साथ में समझ में आ जाए। अगर मुझे यहाँ पे निकालनी हो L की वैल्यू, तो L की वैल्यू कैसे निकालनी है L+1 H। और अगर मेरे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना हो फिर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो L1 की वैल्यू कैसे निकलेगी L1 + 1 H और L2 के लिए L2 + 1 H। जैसे आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकली थी, सेम उसी तरह आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकलेगी S s1 s2 L L1 और L2 की वैल्यू। अब देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मिला के क्या मिलता है हमारे पास J, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम। J की वैल्यू क्या होती है, इसको नीचे ऐसे लिखा रहने दो, एक तरफ आपके पास S लिखा हुआ है, एक तरफ आपके पास L लिखा हुआ है। अब देखो J क्या था हमारे पास, J = L + S। J क्या है टोटल एंगुलर मोमेंटम, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर J की वैल्यू निकालनी हो तो L - S से लेकर कहां पे वैल्यू होगी L + S। तो L की वैल्यू ये और S की वैल्यू ये वाली। तो अगर आपको लिखना हो J की वैल्यू एक्चुअल में कहां से कहां तक होगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी टोटल एंगुलर मोमेंटम J की वैल्यू, और J की नेट वैल्यू कहां से कहां तक होती है L - S से लेके L + S तक, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स के अंदर एनर्जी की वैल्यू कैसे
अगर कोई आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स दी गई हो तो उन टर्म्स के थ्रू आप कैसे बताओगे कि किस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की एनर्जी सबसे कम है और किस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। मैं आपके सामने 3 टर्म लिखती हूँ, 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की हेल्प से हम देखेंगे। ये गुड रूल से निकलती है, 3 गुड रूल पढ़ते हैं। मैं कोई भी आपके पास सिंगल लिखती हूँ, 3p2, 3p1, 3p0। अब देखो ये 3 टर्म लिखी हुई आपके सामने, 3p2, 3p1, 3p0। मैंने अभी बताया स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखी जाती है, साइड में लिख लो 2s+1 Lj। तो 2s+1 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर। 2s+1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो इस केस में s की वैल्यू क्या हो गई 1, p के लिए l की वैल्यू क्या थी 1 और j की वैल्यू कितनी है 2। इसमें देखो 2s+1 = 3, दैट मींस s = 1। 2s+1 = 3, तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, s की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, j की वैल्यू भी यहाँ पे 1 ही दी गई है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को इस 2s+1 Lj से कंपेयर करना है, ठीक है। इस केस में भी जब 3 3 3 सेम है तो s की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी होगी 1। l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1 और j की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई कितनी है 0। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की जो एनर्जी होती है सबसे पहले s पे डिपेंड करती है, उसके बाद l पे डिपेंड करती है, बाद में वो j पे डिपेंड करती है। तो इस केस में s और l सेम है, s इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, l की वैल्यू 1 1 1। डिफरेंट वैल्यू किसकी है j की, इसमें j की वैल्यू 2 है, इसमें j की वैल्यू 1 है, इसमें j की वैल्यू 0 है। इन तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में किसकी एनर्जी सबसे कम होगी या किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ j की वैल्यू पे। अगर यहाँ पे s और l की वैल्यू सेम नहीं होती तो उन पे भी डिपेंड करती है, लेकिन सेम है तो s और l का इसमें कोई रोल नहीं रहा। अब देखो एनर्जी का ऑर्डर कैसे काम करता है, इसको लिखा रहने देते, मैं नीचे लिख देती हूँ। हाईएस्ट एस वैल्यू, ये बात बहुत काम की है, हाईएस्ट एस वैल्यू टर्म विल हैव लोएस्ट एनर्जी। जिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में s की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसी में एनर्जी सबसे कम होगी। सेकंड पॉइंट देखो, हाईएस्ट l वैल्यू टर्म, हाईएस्ट l वैल्यू टर्म विल हैव लोएस्ट एनर्जी। अगर l की वैल्यू में उल्टा ही है, l की वैल्यू जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसमें एनर्जी की वैल्यू सबसे कम मिलेगी, विल हैव लोएस्ट एनर्जी। बिल्कुल उल्टा है, s की वैल्यू सबसे ज्यादा है, एनर्जी उतनी ही कम मिलेगी, s की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ऐसे ही l के केस में l की वैल्यू जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम मिलेगी। j के केस में देखो, अब l और s तो इसमें हो गए सेम, यानी कि इन दोनों पॉइंट से आप इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की एनर्जी नहीं डिस्क्राइब कर सकते। अब बात करते हैं j की, लोएस्ट j लोएस्ट एनर्जी, जितनी कम j की वैल्यू होगी उतनी ही कम एनर्जी होगी। हाईएस्ट j हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट j हाईएस्ट एनर्जी। जितनी कम j की वैल्यू होगी उतनी कम एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा j की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। लेकिन किस केस में, अगर आपने जो ये ऑर्बिटल लिया है, जैसे इसका ऑर्बिटल कितना है p, इसमें भी p और इसमें भी p, एक पॉइंट नोट करने का है, ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ टेन। जो भी ऑर्बिटल, जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आपके आगे लिखी हुई है, अगर उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में जो ऑर्बिटल दिया हुआ है वो आधा या आधे से कम भरा है, p में आपको पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये ऑर्बिटल जो है इसका आधा कितना हुआ 6 का आधा 3। तो या तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3 होते
या फिर 3 से कम होते, तो 3 से कम है ना, 2 है, 1 है और 0। अगर यहाँ पे 3p2 की जगह 3p4 होता तो ये जो बात आती थी ना, लोएस्ट जे हाईएस्ट एनर्जी होती, हाईएस्ट जे लोएस्ट एनर्जी होती। ये केवल उसी केस में एप्लीकेबल है जब आपके पास जो ऑर्बिटल दिया हुआ है वो लेस देन हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल है p वो लेस देन हाफ फिल्ड है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन 3 से कम है, 2 है, 1 है या 0 है। तो जिसकी जे की वैल्यू सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिसकी जे की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो देखो 3p2 जे की वैल्यू सबसे ज्यादा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। 3p1 इसमें जे की वैल्यू 1, 2 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू 3p2 की, उसके बाद 3p1 की, उसके बाद 3p0 की। तो ऐसे वुड्स प्रिंसिपल की हेल्प से आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की एनर्जी निकालते हैं। आपको सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में एस, एल और जे पहचानना आना चाहिए। एस, एल और जे पहचानने के बाद पता होना चाहिए एस की वैल्यू सबसे कम, एनर्जी सबसे ज्यादा, एल की वैल्यू सबसे कम, एनर्जी सबसे ज्यादा, जे की वैल्यू सबसे कम, एनर्जी सबसे कम, जे की वैल्यू सबसे ज्यादा, एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा। लेकिन किस केस में, जब आपका जो ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फिल्ड हो। अगर ऑर्बिटल आप ऑर्बिटल से ज्यादा भरा है तो जे की वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। तो ये था आपके पास कुंड्स रूल। सबसे पहले इसमें यही बात जरूरी है, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखनी आनी चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म कैसे लिखी जाती है, अगर वो लिखनी आती है तो आप एल, एस और जे की वैल्यू निकाल सकते हैं। और उसके बाद तो बहुत आसान सा काम है एनर्जी को पहचानना। आपसे यही पूछा जाएगा, कोई भी एक वैल्यू दे देंगे, मान लो उसने दे दिया 4s2। इस 4s2 में आप बताइए आपके पास एल की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू कितनी है। यही पूछ लेगा 4s2, 4p6, 4d5, ये देके ये पूछ लेगा बताओ इसमें एनर्जी की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है। तो अगर एल, एस और जे निकालना आता है तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगली जो भी वीडियो हम करेंगे उसके अंदर आपको इस पे बेस्ड में 5-6 न्यूमेरिकल करवाऊंगी कि एल एस कपलिंग में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। ठीक है, इस पे एक टॉपिक और कवर करते हैं, कौन सा, कि एल, एस और जे में कितना एंगल बना होता है। आपको पता है जे किससे मिलकर बना है, एल और एस से। तो अब ये देखना है एल और एस और जे इन तीनों में एंगल कितना बना हुआ है। ठीक है, अगर एंगल निकालना एक क्वेश्चन आता है, डेट में मैं नहीं कहती लेकिन गेट के पेपर में क्वेश्चन आता है एल और एस के बीच का एंगल बताइए, तो आपको उस एंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एल और एस में कितना एंगल है। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं एक बार। एंगल बिटवीन एल, एस एंड जे। सबसे पहले किसका बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है आपके पास जे, ये है आपके पास एस और ये है आपके पास एल। तो आपको पता है एस और एल से मिलकर क्या बना हुआ है, जे। तो हमें एंगल जो निकालना है वो एल और एस के बीच में निकालना है, यानी कि इस एस और इस एल के बीच में कितना एंगल है वो हमें निकालना है। ये वाला एंगल निकालना है। इस एंगल को मान लेती हूँ मैं थीटा, थीटा एल एस। हमें जिस एंगल की बात कर रहे हैं जो हमें निकालना है वो है थीटा एल एस एंगल। अब देखो सबसे पहले बताना चाहिए जे क्या होता है, एल और एस। जे टोटल एंगुलर मोमेंटम, एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर है कि जे किससे मिलकर बना होता है, एल और एस से। तो ये बात लिखो, जे इक्वल टू एल प्लस एस। अगर हमारे पास हम बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन है कि वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एल की वैल्यू क्या हुई, एल, एल प्लस 1 एच पर। एस की वैल्यू क्या हुई, हम केवल इनकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एस, एस प्लस 1 एच पर। और जे की वैल्यू क्या हुई, जे, जे
J+1 तो आपके पास तीनों वैल्यू है L की, S की और J की। इन तीनों वैल्यूज की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट का मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या लिखा जाएगा, J² = L + S का होल स्क्वायर। इक्वेशन थी मेरे पास J = L + S, मैंने क्या किया, J का स्क्वायर कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करो, J² = L + S का होल स्क्वायर। अगर L और S आपके पास वेक्टर फॉर्म में है तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, J² = L² + S² + 2L.S। अब L.S को क्या लिखेंगे, J² = L² + S² + 2L.S cos थीटा। अब ये थीटा एंगल कौन सा है, ये थीटा एंगल वही है जो L और S के बीच में है। जब हमारे पास बात यहाँ पे L और S की हो रही है तो थीटा एंगल भी तो L और S के बीच का लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अभी हमें इस थीटा LS की वैल्यू चाहिए, इस थीटा LS को एक साइड कर लो, बाकी साइड टर्म्स को एक साइड ले आओ। J² - L² - S² = 2LS cos थीटा, LS cos थीटा LS = J² - L² - S² / 2LS। अगर हमें अब इसकी टर्म्स को पुट करें, J की वैल्यू क्या है, J+1 H कट, L की वैल्यू क्या है, L+1 H कट और S की वैल्यू क्या है, S+1 H कट। इन टर्म्स को पुट करो, cos थीटा LS = J² की, अगर यहाँ पे खाली J है तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, J+1 H कट माइनस L, तो L+1 H कट माइनस S+1 H कट। यहाँ पे बीच में पार्टीशन कर दोगे, ठीक है। अच्छा, नीचे 2 एज इट इज L की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली √L L+1 H कट, S की वैल्यू S यहाँ पे √S S+1 H कट। तो ये देखो, ये आपके पास वैल्यू आ गई cos थीटा LS की, यानी कि जो L और S के बीच में एंगल है ना थीटा, वो कोसाइन की टर्म्स में लिखा गया। अगर आपको खाली थीटा LS की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, ये cos इस तरफ किसमें हो जाएगा, cos इनवर्स में। cos इनवर्स J+1 H कट माइनस L L+1 H कट माइनस S S+1 H कट डिवाइड बाय 2 √L L+1 H कट √S S+1 H कट। तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा कौन सा एंगल है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच का है। किस पे डिपेंड करता है, J की वैल्यू पे डिपेंड करता है, L की वैल्यू पे डिपेंड करता है, S की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो कई बार एग्जाम में आपको J की वैल्यू दी जाएगी, S की और L की, और पूछा जाएगा थीटा LS की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ये फॉर्मूले से निकालनी आनी चाहिए। अब देखो, जो हमारे पास LS कपलिंग है, सबसे मेन जो बात है, इस L और S की जो कपलिंग है उससे क्या पता लगता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, L और S की कपलिंग सिर्फ आपको एक चीज बताती है, और वो क्या है, फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटेंस। फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटेंस फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटेंस हमारे पास क्या होती है, जब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को हाई रेजोल्यूशन पे देखते हैं तो एक सिंगल लाइन कई लाइंस पे स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो LS कपलिंग जो है वो सिर्फ इसके बारे में बताती है हमें। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमने अभी इसकी थ्योरी पढ़ी है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को निकालना सीखेंगे, उनके एनर्जी लेवल कैसे डिवाइड होते हैं वो सीखेंगे, और एनर्जी लेवल की एनर्जी सबसे कम किसकी होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, उस बात के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में देखिए आप कि LS कपलिंग के न्यूमेरिकल पेपर में कैसे आते हैं। तब तक थ्योरी के लिए इससे पीछे वाली वीडियो उनको देखते रहिए। थैंक यू सो मच।